नमस्कार किसान भाइयों, आज वाइट गोल्ड ट्रस्ट और बूस्टर प्लांट जेनेटिक्स की ओर से आपका खरीफ मक्का पूर्ण प्रबंधन यह वीडियो में स्वागत है। आज अपन जो कुछ भी चर्चा करने वाले हैं वो खरीफ मक्का पूर्ण प्रबंधन, मक्के की खेती कैसी की जाती है, मक्के की उन्नत खेती के लिए क्या चाहिए, भुट्टा पूरा भरा हुआ चाहिए और भुट्टे के अंदर जो मिट्टी होती है उसकी जो लाइनें होती है वो कम से कम 18 चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 तक जाती है। तो मक्के की उन्नत खेती के लिए अपने को क्या करना चाहिए इसके बारे में अपन आप भी आगे देखने वाले हैं। इसमें क्या है, ये पूरे वीडियो के अंदर आपको बताया जा रहा है क्या क्या चीज़ें इसके अंदर दिखाई जाएंगी। आपको प्रस्तावना है, बाद में भूमि और मौसम कैसा चाहिए, पूर्व खेती कैसी चाहिए, रोपण का मौसम कौन सा है, रोपण का मौसम बोले तो बुआई का मौसम, किस्में कौन सी है, कौन सी किस्में लगानी चाहिए, बीज की मात्रा कैसी है, बाद में रोपण कैसा किया चाहिए, उर्वरक और जल प्रबंधन, उर्वरक बोले तो खादों की और पानी की सिंचाई की व्यवस्था कैसी होना चाहिए, निराई गुड़ाई बोले तो उसकी इंटर कल्टीवेशन प्रैक्टिसेज जो होती है वो एक तो आप निंदन करो या तो खरपतवार नाशक हो, रोग और कीट कौन से होते हैं और खरपतवार नाशक क्या चीज़ है, ये अपने को आप इसमें अपन देखने वाले हैं। प्रस्तावना क्या है, मक्का, गेहूं और चावल के बाद दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी जो अनाज की फसल है वो है मकई। मकई सभी अनाजों के फसल में मक्का विभिन्न जलवायु के तेजी से अनुकूल के कारण उच्च उपज क्षमता वाली बहुमुखी फसल है। मकई की फसल ये ऐसी है, ये जितने अनाज है, गेहूं है, चावल है, ज्वार है, बाजरा है, ये अनाजों में सबसे ज़्यादा उत्पन्न देने वाली क्षमता वाली फसल है। अनाज के अलावा मक्के के उपयोग कहाँ किया जाते हैं, खाने के अलावा मकई के उपयोग जो किए जाते हैं वो है ब्रेड में लिया जाता है, इसका स्टार्च बनाया जाता है, इसका सिरप बनाया जाता है, इसका ग्लूकोज, इसका डेक्सट्रोज, प्लास्टिक यार्न, गोंद, डाई और सिंथेटिक रबर और रेजिन और बूट पासिल जैसे विभिन्न उत्पादों में बनाने के लिए मकई की उपयोग किया जाता है। और सबसे बड़ा मकई का जो खाने के लिए उपयोग किया जाता है वो है उत्तर प्रदेश का उत्तरी विभाग जो है अपना भारत का, वहाँ पे इसकी मकई की रोटी ये सबसे बड़े पैमाने में खाने के अंदर वापरी जाती है। जमीन कैसी चाहिए, मक्का जमीन आपको कैसी चाहिए, मक्का के लिए विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए अच्छी खेती और उच्च मात्रा में खाद की ज़रूरत बहुत होती है। खेती के लिए मध्यम से भारी, गहरी, रेतीली, अधिक कार्बन पदार्थ और जल धारण क्षमता वाली अच्छी निकासी वाली मिट्टी का चयन किया जाना। बोले तो क्या है, जमीन ऐसी चाहिए, भारी भी चाहिए, नरम भी चाहिए और उसके अंदर कार्बन का ज़्यादा से ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। और जल पकड़ना, जल धारण बोलते हैं उसको अपन, पानी बारिश जो आती है उसको पकड़ के रखने वाली चाहिए और उसकी निकासी भी होने वाली चाहिए। नहीं तो जल पकड़ लिया वो खेती काम की नहीं, जल पकड़ना है और निकासी भी होना है। ऐसे मिट्टी का, ऐसे खेती का आपको चयन करना जरूरी है। यह फसल विशेष रूप से नदी की जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ती है, लेकिन इस फसल को खारी मिट्टी में नहीं उगाना चाहिए और दलदल भूमि से बचना चाहिए। जो नदी का किनारा बोलते हैं अपन उसको, नदी के काट जो बोलते हैं, नदी की जो मिट्टी चलती है, जो वो एरिया में यदि आपकी खेती होगी, वहाँ पे यदि आप मकई की फसल डालोगे तो आपको अच्छी तरह से उसकी उपज आ सकती है। लेकिन खारी मिट्टी, जो मिट्टी खारी है, जहाँ का पानी खारा है, वह मिट्टी में और
जहाँ पे पानी पकड़ के रखती है जमीन, दलदल बोलते हैं उसको, वो जमीन में, वो भूमि में आपको मकई की फसल नहीं लगाना चाहिए। जमीन आपको अच्छी सी चाहिए, भारी भी चाहिए, पानी छोड़ने वाली भी चाहिए, पानी पकड़ने वाली भी चाहिए, और कार्बन वाली ज़मीन जहाँ पे उसके अंदर कार्बन अच्छा हो। उसके बाद में मौसम कैसा चाहिए। मक्का एक ऐसी फसल है लगभग सभी मौसम को सहन कर लेती है। मक्के को कोहरा जमता नहीं है। अब इसमें क्या है, मौसम आप बरसात में भी लगा सकते हो, रबी में भी लगा सकते हो, और आप लेट रबी में भी इसको लगा सकते हो। और जहाँ पे ठंडक है, जहाँ पे अपना तापमान जो कम है, वहाँ पे इसको आप कभी भी आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको जो तापमान है ये 30 डिग्री 35 डिग्री सेल्सियस तक अच्छा होता है। और इसको कोहरा बोलते हैं अपन। ये जो विंटर के अंदर जो कोहरा आता है ना बड़े पैमाने पे, वो कोहरा इसको जमता नहीं है। और कोहरे का कोई ऐसा ये नहीं कि आज ही कोहरा आएगा कल ही कोहरा आएगा। जैसे बादलों की छाया या ठंडक पड़ेगी उस टाइम में कोहरा, तो कोहरा इसको जमता नहीं है। मैंने आपको तापमान बता दिया, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान इसके लिए बहुत अच्छा है। 20 से 25 डिग्री साल भर उगाया जा सकता है। ये यदि टेम्परेचर आपको कहीं पे भी मिलता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का, तो आप साल भर मक्का लगा सकते हो। 35 डिग्री सेल्सियस यदि 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान जाएगा तो उपज में आपको घट मालूम पड़ेगी। परागकण पोषक तत्वों के ग्रहण न करने के कारण नहीं होता है और इसलिए उत्पादन घटता है। 35 डिग्री के ऊपर यदि पूरा तापमान चला जाए तो क्या होगा, परागीकरण बराबर नहीं होगा। परागीकरण बराबर नहीं होगा, नेचुरली है, उपज के अंदर आपको घट आएगी। इसीलिए आपको 35 डिग्री के ऊपर यदि तापमान जाता है तो आपको मालूम होता है कि अपने यहाँ पे कहाँ कब कौन से यहाँ ये सीज़न के अंदर तापमान बढ़ता है, उस सीज़न में मक्का की बुआई ना करें। पूर्व खेती, मिट्टी की गहरी जुताई कीजिए। 15 से 20 सेंटीमीटर तक खोल की, अपन उसको प्लोइंग बोलते हैं, नांगरटी बोलते हैं, वो कीजिए। और वो करने से क्या होगा, फसल की उपज में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। साथ में गहरी जुताई में फसल अवशेष, काड़ी कचरा आदि मिट्टी में दबा देना। मिट्टी में जैविक पदार्थ जुड़े जाते हैं और मिट्टी की बनावट में सुधार होता है। इसका क्या मतलब है, जो आप मकई के लिए जो खेती आप चुनेंगे उसके अंदर जो कुछ भी काड़ी कचरा या पहली फसल होगी उसको आप रोटावेटर से या डिस्क हैरो से उसको पूरी कटाई कीजिए और वो ज़मीन के अंदर ही उसको दबा दीजिए, ताकि आपकी ज़मीन जो है वो अच्छे से खाद लेगी। और ज़मीन का जो ज़मीन के अंदर जो उसका खुद का जो पड़ा हुआ है नत्रस, पुरत, पालाश और बाकी के खत, वो पूरे के पूरे अपने को फसल को मिल सकते हैं। 2 बार 3 बार निराई कर भूमि को भुरभुरी बना लेना चाहिए। क्या करने का है, आपको पहली बार बड़े अच्छी नांगरटी करो, प्लोइंग करो। उसके बाद में मिट्टी को आपको भुराई बोले तो जितना आपको इसकी ये करोगे, मसलोगे रोटावेटर से या बखर से या कल्टीवेटर से, उतनी जितनी मिट्टी आपकी बारीक होगी, जितना मिट्टी नरम होगी, उतनी आपको मक्का के लिए बहुत अच्छी है। उसके अंदर क्या करना है आपको, ये आखिरी की जब आपकी निराई का चक्र होगा, जब मिट्टी का आखिरी का जो दौर होगा बुआई के पहले, उसके पहले कम से कम 1 महीना पहले आपको 10 से 12 टन प्रति हेक्टर अच्छा तरह से सड़ा हुआ गोबर खाद मिट्टी में मिलाना चाहिए। ये कब, बुआई के 1 महीने के पहले करना चाहिए आपको। खरीफ की बुआई का मौसम कौन सा है, बुआई पहले खरीफ में होती है। उसका मौसम जो है वो 1 जून से 15 जुलाई के बीच में करनी चाहिए। बुआई के लिए मिट्टी की पर्याप्त नमी होनी चाहिए।
इससे अंकुरन अच्छा होता है और पौधे की संख्या सही रहती है। मतलब क्या है, 1 से 15 जून तक आप बुआई करते हैं तो ज़मीन आपकी ठंडाई रहेगी, ज़मीन में नमी रहेगी, और नमी रहने की वजह से क्या होगा, अंकुरन अच्छा रहेगा और पौधों की संख्या अपने को जो चाहिए वो मिल जाएगी। बुआई का समय ज़्यादा हो जाने पर अंकुरन और फसल की वृद्धि प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यदि बुआई का समय ज़्यादा होता है तो क्या होगा, अंकुरन बराबर नहीं होगा, फसल की वृद्धि बराबर नहीं होगी, उससे क्या होगा, उपज में आपको कमी आ जाएगी। तो देर से मध्यम और अवधि के किस्मों के लिए बुआई में क्या है, ये खरीफ की बुआई का आपको बता रहा हूँ, और बुआई में आपको देर से और मध्यम अवधि की किस्म के लिए दूरी क्या रखना चाहिए। उसका दूरी बोले तो 2 पंक्तियों का अंतर और 2 पौधों का अंतर। 2 पंक्तियों का अंतर आपको रखने का है 60 से 75 सेंटीमीटर और 2 पौधों में 20 से 25 सेंटीमीटर। ये देर से और मध्यम अवधि की जो जातियाँ आप किस में लगाएंगे, प्रजातियाँ बोओगे, उसके लिए आपको ये पंक्तियों का जो अंतर रखना है 2 पंक्तियों का, वो इस हिसाब से रखिए, 60 से 75 सेंटीमीटर और 2 पौधों का अंतर 20 से 25 सेंटीमीटर। जल्दी पकने वाले किस्म के लिए क्या करने का है, आपको 2 पंक्तियों का अंतर अपने को 60 सेंटीमीटर रखना है और 2 पौधों में 20 सेंटीमीटर रखना है। प्रति एकड़ आपको 6 से 8 किलो बीज ये पर्याप्त होता है, इससे ज़्यादा बीज लगता नहीं है। आप बीज की टोबन करो या ट्रैक्टर से सोइंग करो। टोबन यदि करते हैं तो आप 2 पौधों का अंतर ये बराबर रख सकते हैं, और सोइंग करते टाइम में फिर आपको यदि नज़दीक पौधे आते हैं तो उसको आपको 20-25 दिन के पहले उसको निकाल लेना चाहिए, ताकि आपके पौधे अच्छी तरह से बढ़ेंगे। अब मक्का बीज की फसल और किस्में और उसकी विशेषताएं मैं आपको बताऊंगा। अब मक्का बीज की फसल की किस्में, मक्के के अंदर कौन सी किस्म लगाई जानी चाहिए, उसकी विशेषता क्या है, ये एक आपको यहाँ पे जो बताया गया है, ये पूरा मकई का जो भुट्टा होता है उसका पिक्चर है। 18 लाइन से इसके अंदर, कितनी लाइन से, 18 लाइन से, और ये 18 लाइन कम से कम होनी चाहिए। और ये जो अंदर की जो गोल्ड रिंग काली बताई जा रही ना, इसकी बिट्टी बोलते, वो बिट्टी अपने को छोटी चाहिए। अब ये काय में मिलेगी, अभी मक्का फसल विभिन्न किस्में, उससे विशेषताएं, मक्का की किस्में और विशेषताएं, ये 7 से 8 कंपनी की किस्में हैं, उसका कंपनी का नाम बताया गया है, उसकी अवधि का दिन बताया गया है, और किस्म की विशेषता है और कौन से अनुशासित क्षेत्र में ये लग सकती है। सबसे पहले एडवांटा इंडिया लिमिटेड की 4 किस्में हैं, एक PC 751, एक PC 741, एक PC 759 और PC 757। अब इसमें क्या है, यदि आप 751 लेते हैं तो 115 से 120 दिन, यदि आप 741 लेते हैं तो 130 से 135 दिन, बाद में 759 लेते हैं 1 से 15 से 120 दिन, और सबसे ज़्यादा दिन लेने वाली जो है 757, 140 से 145 दिन। इसमें क्या होगा, अभी एडवांटा में आपको क्या मिलेगा, कम से कम 120 दिन में फसल आएगी, और जैसी किस्म चुनोगे मैक्सिमम आपको 145 दिन, बोले तो 150 दिन में फसल आपके हाथ में आ सकती है। 100 दिनों का आधा भार अधिक होता है। भुट्टे पर लेप जो कड़ा होता है, जिसमें कीट और बारिश जा नहीं सकते, लेप बोले तो उसके ऊपर का पूरा कवर वो अच्छा पक्का बैठता है, उसके अंदर कोई कीट और पानी जाने का कोई भी ये नहीं है। और इस किस्म की प्लेट की ऊंचाई मध्यम होती है, जिसमें प्लेटें नहीं गिरती, बोले तो ये गिरता नहीं है, पक्का होता है। और इसका जो क्षेत्र है लगाने का, जो रिकमेंडेशन किया गया है कंपनी का, वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इसमें किया गया है।
ये एडवांटा की जो पूरी 1 2 3 4 किस्में जो है ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इसका लगाने के लिए रिकमेंडेशन किया। अब आप जाओगे सिंजेंटा इंडिया में, आपको 2 किस्में मिलेंगी। सिंजेंटा इंडिया की दोनों किस्में बहुत अच्छी है। एक है S6668 और दूसरी है NK6240। ये सिंजेंटा इंडिया की किस्में हैं। ये सबसे कम दिन में आने वाले 100 से 115 दिन बोले तो दोनों किस्में ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 100 दिन में और ज़्यादा से ज़्यादा 120 दिन में आएंगे। सबसे भारी दाना बड़ी किस्मत एक समान भुट्टा और प्रति एकड़ अधिक पौधे, सबसे अधिक उपज देने वाली ये किस्म है। बिना ढुलकने वाली किस्म, ये गिरता नहीं है, लॉजिंग बोलते हैं इसको अपन। कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा हवा चल जाती है तो किस्म गिर जाती है, तो इसमें होता नहीं है। और ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में लगाई जाती है दोनों किस्में, और अच्छी खाची इसका क्षेत्र है। बाद में कौन सा है, मोनसैंटो इंडिया लिमिटेड की 9130, DKC 9133, DKC 9126, इसका भी अवधि जो है 110 से 120 दिन, 115 से 120 दिन। आप यदि ये पहले इस पर देखते हैं, अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, तो कम से कम मकई जो आती है 115 दिन में आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो दिखाई 150 दिन में, और उसके पहले 120 दिन में आएंगी। और ये कोई भी इसके अंदर आपको इसका मोनसेंटो का जो है ये कोई भी वातावरण में अच्छा उत्पन्न देती है। इसका आकर्षक जो दाना होता है ना, वो बहुत आकर्षक होता है और अच्छी गुणवत्ता वाले मानी अनाज है। और ये 5 राज्यों में चलती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में। और आप आगे देखोगे मोनसेंटो का और 3 वैरायटी है। एक है DKC 9141, DKC 9178 और DKC 9144। दिन जो देखेंगे आप वो ही है 115 से 120 दिन के अंदर ये फसलें आ जाती है। ताज़ा रहने वाली किस्में, अच्छा चारा इसका जो है, अभी इसके अंदर जो 9141 के अंदर जो चारा है बोले तो जो अपने पालतू जानवरों को जो लगता है उसके लिए ये चारा बहुत अच्छा है। और ये 5 स्टेट में आती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। उसके बाद में 9178 जो है ये अधिक उपज देने वाली किस्म है कि शुष्क भूमि और बागवानी क्षेत्रों के लिए अनुशंसित है। शुष्क भूमि बोले तो ड्राई लैंड, जहाँ पे ऊपर के बारिश के ऊपर जो होता है उसको शुष्क भूमि किया जाता है। बागवानी बोले तो आप इसको सिंचाई भी कर सकते हो और सिंचाई में भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आकर्षक लंबी बालियाँ, अच्छे दानों का रंग और आकार अच्छा है, दानों का रंग बहुत बढ़िया है। उसके बाद में नए 9144 जो वैरायटी है इसकी उपज क्षमता बहुत अच्छी है। मक्के का रंग अच्छा है, मध्यम आकार की मक्के की फलियां है और कटाई तक हरी रहती है। अब जो फसल कटाई तक हरी रहेगी वो अपने को क्या करेगी, चारे के लिए अच्छी रहेगी, जो अपने जानवरों के लिए डालना पड़ता है। और ये सब वैरायटी है जो बताऊंगा मैं आपको, ये 5 स्टेटों में चलती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में। उसके बाद में कौन सा है, पायनियर सीड्स की 3 किस्में हैं। एक P3401, P3302 और P3524। सबका अवधि सरी का है, 110 दिन कम से कम है और मैक्सिमम 120 दिन है। इसमें क्या है, इसके एक समान पौधा है, नारंगी वजनदार दाने हैं, सिरे तक भराई होती है इसकी, और समान रूप से बड़ा भुट्टा होता है। और प्रत्येक गुठली बोले तो जो मैंने आपको बताया पिछले पिक्चर के अंदर 16 से 18 उसके अंदर कतारें होती है। जल जनित रोग प्रतिरोधक और अच्छी उपज देने वाली किस्म है। ये 5 स्टेटों में चलती है। उसके बाद में 3302 जल्दी पकने वाली किस्म है,
मध्यम ऊंचाई की प्लाटें हैं, झाड़ है, शुष्क भूमि और बागवानी में आएगी। बोले तो कोरडवाहू में भी आ सकती है, जहाँ पे ऊपर के बारिश के अंदर, और बागवानी में ये वैरायटी अच्छी आ सकती है। उसके बाद में 35-24 पौधों की संख्या बनाए कर रखता है। मध्यम से भारी मिट्टी के लिए बहुत अच्छी किस्म है, रोलिंग किस्म है, अनाज पैटर्न के साथ में इसका समाज अनाज है, और इसके अंदर 16 से 18, जैसा पायनियर के अंदर देखेंगे 34-0 के अंदर भी 16 से 18 कतारें हैं, और 35-24 में भी 16 से अच्छी कतारें हैं, अनाज की पंक्तियाँ है, और इसकी गिट्टी छोटी है। गिट्टी जितनी छोटी रहेगी उतना जो मकई का जो दाना रहेगा वो बड़ा रहेगा। उसके बाद में कावेरी सीड्स की 3 किस्में हैं, एक है केप 50, एक बाद में KMH 3712, और एक द्रोणा करके नाम दिया हुआ है, इसका नंबर नहीं है। आप इसका आने का अवधि देखेंगे तो कम से कम 100 दिन में आएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा 140 दिन में जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पे ये जो स्टेट के अंदर है, कोई स्टेट में ये ज़्यादा दिन लेती है, कोई स्टेट में कम दिन लेती है। मक्के का रंग बहुत पीला है, हर किस्म का बरकरार रखती है, हर रंग के किस्मों को बरकरार रखती है। प्रति एकड़ पौधों की उच्च संख्या बनाए रख सकती है, एक बार फसल के लिए उपयुक्त है, और अधिक अनाज की उपज के साथ सघन मक्का मध्यम भारी मिट्टी के बागवानों के लिए उपयुक्त है। बोले तो ये कोरडवाहू में भी आएगी और बागवान में भी आएगी। दूसरी भी वही विशेषताएं जो है, करीब करीब हर कंपनी की जो विशेषताएं एक वैरायटी में होती है, वही की विशेषताएं हर कंपनी में होती है, सिर्फ उपज में कम ज़्यादा होता है और दिन में कम ज़्यादा होता है। अब द्रोणा के बारे में क्या बताया, पीली नारंगी रंग के बड़े दाने होते हैं इसके अंदर। अनाज की उपज जो पंक्तियाँ होती है वो 16 से 18 वाली पंक्तियाँ है, मध्यम से भारी मिट्टी और बागवानी के लिए उपयुक्त है, औसत उपज अधिक होती है। बागवानी में यदि आप डालोगे कोई भी मकई की वैरायटी आप बागवानी में डालोगे तो आपको उपज ये जो आप बरसात के ऊपर बोते हो उससे निश्चित रूप से ज़्यादा आती है। बाद में टाटा रैलीज का DMH 8255 एक ही वैरायटी है, 110 से 120 दिन अधिक उपज देने वाली है, मध्यम से भारी बीट जमीन में आती है। शुष्क भूमि बोले तो बरसात के पानी के ऊपर जो लगाते हैं उसके अंदर, और बागवान में भी आती है। बड़े दाने वाली मक्का है, रंग अच्छा है, नारंगी आकर्षक है, अधिक उपज देने वाली है, और ये 5 राज्यों में चलती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा जो है, पहले भी बताया मैंने, कटाई तक इसका फसल जो है वो हरी रहती है। जो किस्म की फसल कटाई तक हरी रहेगी वो फसल अपने लिए बहुत अच्छी है। उसके अंदर उसका भुट्टा अच्छा भर सकता है, क्योंकि भुट्टा भरने के लिए पत्तियों में से भी अपना पूरा उसका ये जाता है, अन्न द्रव्य जाता है, और अन्न द्रव्य जाने के बाद में भुट्टा अच्छा भरता है। और कटाई के बाद में यही अपने को हरी रहने के बाद आपको अपने को जानवरों को खिलाने के लिए अच्छा खासा चारा मिल जाता है। अभी हाईटेक सीड की एक सोना नाम से वैरायटी है, ये 5101 ऐसा उसका नंबर है, सोना उसका नाम दिया हुआ है। 110 से 120 दिन, और कई स्टेट में ये लंबी चलती है, 135 से 140 दिन। अधिक उपज देने, लंबे मोटे सीधे गोल बालियाँ है, 16 से 18 लाइन है, उसकी पूरी पंक्तियाँ है, कतार न लुढ़कने वाली है, मजबूत है, और अंत तक हरी रहने की है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, मध्य प्रदेश में ही चलती है। अब इसके अंदर क्या है, मैंने आपको जो कुछ भी कंपनियों की किस्म बताई है उसके अंदर पायनियर है, सिंजेंटा है, कावेरी सीड्स है, रैलीज है, मोन्सेंटो है, हाईटेक सीड है, ये सभी की किस्म एक से बढ़कर एक है। जो किस्म आपको अच्छी फसल देती हो आपके एरिया में, वही फसल आपने लगाना चाहिए। यदि आपके पास में ज़्यादा क्षेत्र होगा तो जिसने आपको अच्छी फसल दी हुई है उसको आप 60 से 70% लगाइए, बाकी की इसमें आप नए जो है वैरायटीज उसका प्रयोग कीजिए,
ताकि आपको मालूम पड़ेगा कि नहीं इससे भी अच्छे, तो अगले साल आपको उसका चयन करने में दिक्कत नहीं जाएगी। अब सबसे बड़ा जो है कितने दिन में आएगी, मक्का की फसल कम से कम 100 दिन से लेके तो 140-50 दिन के अंदर पक जाती है। और जो मकई करने वाले जो स्टेट है, ये हर स्टेट में ये किस्म आती है। अब इसको क्या करना चाहिए, अब मकई तो लगानी है, मकई लगानी है, सब करना है, तो उसको बीजोपचार करना है। बीजोपचार बोले तो हम उसको लसीकरण बोलते हैं कि जो अपन अपने छोटे शिशु बालक को जैसा वो जन्म लेता है तो उसको लस दी जाती है कि आगे उसको कोई भी बीमारी ना हो। इसीलिए आपको बीजोपचार बोले तो ये बीज की लसीकरण है। क्या करना चाहिए, अब इसके अंदर ये जो आपको दिया गया है ये प्रति किलो का दिया गया है, वही हिसाब से आपको बैग का लेना है। प्रति किलो बीज के लिए 5 मिली रियांस लेना चाहिए, पिक्सल 3 ग्राम लेना चाहिए। अब यहाँ पे रियांस काय के लिए, रियांस आपको जब लगाओगे जो जमीन में की जो कीड़े हैं, कटवर्म होता है, बाद में तुम्हारा उन्नी बोलते हैं वो होती है, और जमीन के जो अंदर के जो रोग है और बीज के ऊपर जो सुप्त अवस्था में रोग है उसके लिए आपको पिक्सल लगाना चाहिए। इसमें रियांस में आपको और एक फ़ायदा ऐसा मिलने वाला है कि आपको ये फसल जल्दी ज़मीन को पकड़ लेगी और ज़्यादा से ज़्यादा जड़ें इसकी बनेगी, और जड़ ज़्यादा से ज़्यादा बनने के बाद में क्या होगा, ज़मीन में आपने जो खाद दिया है वो पूरा का पूरा अपने क्रॉप को मिलेगा। उसके बाद में एजोडोबैक्टर करके जीवाणु संवर्धन आते हैं। एजोडोबैक्टर बोले तो नत्र के है ये, वो 15 ग्राम प्रति किलो बीज के लिए लगाना चाहिए। बोले तो आपको बीजोपचार कैसा करना चाहिए, रियांस 5 मिली, पिक्सल 3 ग्राम, और उसके बाद ये दोनों होने के बाद में एजोडोबैक्टर आपको सूखा डालना है, वो 15 ग्राम प्रति किलो। यदि आप ये बीजोपचार करते हैं तो आपको फसल बहुत अच्छे से उगाई दिखेगी, हरी गार दिखेगी, एक सरीखे पौधे दिखेंगे। तो बीजोपचार करना जरूरी है। मक्के को अभी क्या करेंगे, अपन बीजोपचार करेंगे। बीजोपचार करने के जब बुआई करते हैं तो आपको बुआई के साथ में या रोपण के साथ में, बुआई बोले तो ट्रैक्टर से करो या बैल जोड़ी से करो ना, तो रोपण आप मजदूर लगा के किए। उसके साथ में आपको खाद कौन सा देना है, 10-26-26 2 बैग, जिंक सल्फेट 10 किलो और NPK हाई 250 ग्राम। आप देखिए ये जो खाद बताया गया है ये हमने हमारा, आप यहाँ पे जो कुछ भी हम हमारे कुछ काश्तकार किसान भाई है उनके पास हमारे फार्म के ऊपर इसका पूरा अच्छे से प्रयोग किया जाता है, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पे आपको खाद का रिकमेंडेशन देते हैं। यदि आपके खेती के लिए यदि और दूसरे जो खाद है 1846 है, उसके अंदर आपको क्या लेना पड़ेगा, पोटैश लेना पड़ेगा। 20-20-0-13 है, उसके लिए आपको पोटैश लेना पड़ेगा। 24-24-08 है, उसके लिए आपको पोटैश लेना पड़ेगा। जो आपके ज़मीन को जो खाद सूट होता होगा वो खाद लीजिए। पर मकई के लिए आपको जिंक सल्फेट डालना बहुत ही ज़रूरी है। जिंक सल्फेट डालना ही डालना है आपको, वो 10 किलो। और आपको एक जैविक खाद बता रहे हैं हम आपको, वो NPK हाई 250 ग्राम। अभी NPK हाई क्या करेगा, आप इधर 2 बैग डालोगे बोले तो 100 किलो, आपका 100 किलो में से ज़्यादा 60 से 70 किलो ही खाद उठाया जाएगा, बाकी का नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि ज़मीन का कार्बन लेवल जो है वो बहुत कम आया हुआ है। और बचा हुआ खाद उठाना है तो आपको NPK हाई 250 ग्राम देना चाहिए। उसके बाद में आपको दूसरा जो खाद देना है, दूसरा टाइम में देना है, वो 25 से 30 दिन के बाद में आपको यूरिया और पी बूस्ट 250 ग्राम, यूरिया का 1 बैग दीजिए। यहाँ पे यूरिया क्यों चाहिए, फसल बढ़नी चाहिए अच्छे से, फसल अच्छी बढ़ेगी, पौधा अच्छा दिखेगा, उसके अंदर का जो भुट्टे का जो गर्भ बैठा है वो अच्छा बाहर आएगा,
और पी बूस्ट 250 ग्राम। बोले तो फॉस्फोरस की बैक्टीरिया जीवाणु है, ये आपको उस टाइम देने जरूरी है। उसके बाद में 40 से 50 दिन के बाद में आपको यूरिया ही देना चाहिए 25 किलोग्राम प्रति एकड़। यहाँ पे मैंने कितना बताया, 50 किलो, यहाँ पे आपको और कम किया है। और उसके अंदर के लिप 250 ग्राम प्रति एकड़। अब यहाँ पे पी बूस्ट जो बताया है, भुट्टा जो बनना चालू है अंदर उसका अच्छे से बनना, इसीलिए यहाँ पे आपको फॉस्फेट की बैक्टीरिया बताया मैंने। और जब भुट्टा निकलना है तो आपको पोटैश, और भुट्टा अच्छा बनना है तो आपको पोटैश की बहुत ज़रूरत होती है। पोटैश तो यहाँ दिया गया है, उसको पूरा मिलना चाहिए, इसके लिए आपको के लिफ्ट यहाँ पे बताया। इस टाइप से यदि आप खाद का प्रबंधन करते हैं तो उपज में कमी आनी नहीं आएगी, इतनी बात पक्की है। उसके बाद में जल प्रबंधन। जल प्रबंधन बोले तो सिंचाई की व्यवस्था। बुआई के 20 से 40 दिन बाद फसल के बढ़ने की अवस्था में आपको जल, यदि पानी नहीं होगी बारिश की तो आपका जल प्रबंधन कर दीजिए। बाद में 50 से 60 दिन के बाद जब फसल को फूल आते हैं, फूल आने पर तो ऊपर का जो उसका तूरा बोलते हैं, जिसके अंदर पूरे परागकण होते हैं, उस टाइम में आपको बहुत ज़रूरी है। बाद में 50 दिन बाद फसल के दाना भरने की अवस्था चालू हो जाती है। 75 से 90 दिन के बाद में फसल का दाना भरना चालू हो जाता है। उस टाइम में यदि बारिश कम हो गई होगी, बारिश की ज़्यादा पहले बंद हो गई होंगी, तो आपको सिंचाई ज़रूरी है। यदि आप इस टाइम में सिंचाई नहीं करोगे तो आपको उपज में कमी आ सकती है। ये पूरी ऐसी जल चक्र की यहाँ पे बताई गई, पूरी शेड्यूल दिया गया है। और ये जल चक्र की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है ये टाइम के अंदर। यदि ये दोनों टाइम के अंदर यदि आपको बारिश ज़्यादा होती है तो कोई सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ पे यदि कम बारिश हो गई और भुट्टा गिर गया है, भुट्टा भर रहा है, तो यदि बारिश नहीं होगी तो आपको उपज के अंदर कम आएगी, उसकी सीड की क्वालिटी नहीं मिलेगी, अनाज की क्वालिटी नहीं मिलेगी, रंग नहीं मिलेगा। इसलिए आपको यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था करनी बहुत ज़रूरी है। बाद में क्या करना है, निराई और गुड़ाई। ये क्या होती है निराई बोले तो इंटर कल्टिवेशन। बुआई के 15 से 25 दिन के बाद में 1 से 2 बार निराई करना जरूरी है। निराई बोले तो निंदन है, कल्टीवेशन है। खरपतवारों का नियंत्रण करना जरूरी है, के लिए गुड़ाई करना जरूरी है। गुड़ाई बोले तो निंदन करना है। और छोटे जो बक्खर होते हैं, कुड़ो बोलते हैं, बक्खर बोलते हैं, कुछ जगह अलग अलग शब्द होते हैं, जो बैल जोड़ी से चलते हैं, वो आपको वो खादों में दोनों इसमें चलाना जरूरी है। क्योंकि जब आप ये लगाते हो तो उतना बड़ा कोई भी जो यांत्रिकी है ट्रैक्टर, बहुत सबसे अच्छा चलता है सिर्फ हैंड वाला रोटावेटर चलता है। वो यदि होता है तो अच्छा है, नहीं तो बैलों से आपको निराई और मजदूरों से आपको गुड़ाई करनी जरूरी होती है। अब खरपतवार नाशकों का उपयोग भी बहुत सारे पैमाने पे बढ़ा हुआ है। खरपतवार नाशक का उपयोग जो बढ़ गया है, उसका कारण एक ही है कि अपने को आज काम करने के लिए मजदूर नहीं मिलते हैं। और यदि टाइम पे यदि मजदूर नहीं मिला और उसकी यदि गुड़ाई नहीं हुई, निराई नहीं हुई, तो क्या होगा, पूरा खरपतवार फसल के ऊपर निकल जाएगा। इसके लिए अभी क्या हो गया, तो खरपतवार नाशक का उपयोग किए। खरपतवार नाशकों में क्या करने का है, बुआई के बाद, लेकिन फसल निकलने के पहले। आज आपने बुआई की है और 2 दिन के बाद में आपको 24 घंटा या 36 घंटे के अंदर आपको एट्राजिन 50% 1 किलो एकड़ के लिए आपको खाली ज़मीन के ऊपर मार देना चाहिए। ये उसके बाद में यदि वो नहीं मिलता है एट्राजिन, तो अभी ये टिंजर करके आया हुआ है, मैंने आपको यहाँ पे कुछ उसके फोटोग्राफ्स बताए हुए, ये आपको मिल सकते हैं बाज़ार के अंदर। टिंजर आया हुआ है, वो 30 मिली और एट्राजन 500 ग्राम, या तो लॉडिस 115 मिली और एट्राजिन 500 ग्राम। अब ये तीनों में से जो आपके पास में जो खरपतवार नाशक मिलता है, पर ये कब मारना है आपको, मक्का उगने के पहले या मक्का लगाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 36 घंटे के अंदर आपको इसकी फवारनी करनी है। जब आप इसका स्प्रे करोगे तो
पानी कम से कम आपको 150 से 200 लीटर लेना ही लेना है। और मारते समय पंप को आपको खरपतवार नाशक के नोजल लगाना चाहिए, जाकि वो उसकी ऊपर की मट्टी पूरी गीली होए। या ट्रैक्टर से यदि आप मारते होगे तो भी ट्रैक्टर के इसको पीछे से आप खरपतवार नाशक के नोजल लगाइए और उससे उसका छिड़काव कीजिए। अभी कीट प्रबंधक, मैंने आपको अभी तक क्या बताया, जमीन कैसी चाहिए, मशागत कैसी चाहिए, बाद में उसकी किस्म कैसी चाहिए, खाद प्रबंधक कैसा चाहिए, बीज प्रक्रिया कैसी करनी चाहिए, ये आपको मैंने बताया। अब उसके बाद में खरपतवार नाशक का भी प्रबंधन बताया। अभी कीट प्रबंधन। अब कीट प्रबंधन में मकई में सबसे पहले जो अल्ली आती है वो तना छेदक अल्ली बोलती है, शूट बोरर बोलते हैं। ऊपर से आपको लग गई वो नीचे, तो वो ऊपर के ऊपर बीच वाला ऐसा निकल के आ जाता है। दूसरी अल्ली जो आती है अमेरिकन लक्ष्य अल्ली, ये गए 4 साल से ज़्यादा तकलीफ दे रही है। ये पूरा भुट्टा के अंदर निकल जाती है और भुट्टे को पूरा अंदर से ख़त्म कर देती है। और एक महुआ आता है। ये 3 कीट जो है ये सबसे ज़्यादा पैमाने के ऊपर मकई के ऊपर आते हैं। अब ये तीनों के लिए क्या करना चाहिए वो आपको मैं पूरा मेरा जो एक फवारनी या छिड़काव के लिए जो शेड्यूल बनाया वो उसमें आपको बता दूंगा। उसमें बाद में रोग भी आते हैं। मक्के की जड़ सड़न होती है। यदि उसकी ज़्यादा बारिश हो गई, पानी पकड़ लिया ज़मीन ने, तो पूरा सड़ जाता है नीचे से। और वो सड़ गया कि लॉजिंग होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होना है। उसके बाद में जब मकई बड़ी हो जाती है उस टाइम में यदि कभी बारिश वगैरह हो गई तो उसका जो पूरा पौधा जो है वो ऊपर से नीचे तक सड़ना चालू हो जाता है। ये देखो इस टाइप से। ये आपको मैंने चित्र इसलिए बताया है कि आपको समझ जाना चाहिए कि कैसा होता है। उसके बाद में क्या है, रोग है। ये लिप ब्लाइट करके आता है और एक आता है, दोनों लिप ब्लाइट है। इसका अलग तरीका है और उसका अलग तरीका है। ये आपको चित्र बताने का कारण एक ही है कि आपको खेत में जाने के बाद समझना चाहिए कि कौन से टाइप से आपका रोग आया हुआ है, कौन सा प्रकार है, और उस हिसाब से आपको फवारनी के लिए या छिड़काव के लिए दवाई चुननी है। अब इसके अंदर क्या करने का है, मैंने दवाई का छिड़काव का पूरा शेड्यूल यहाँ पे बताया हुआ है। अंकुरन के बाद में पहला छिड़काव 10 से 15 दिन के बाद करिए। उसके अंदर क्या लेना चाहिए आपको, रेज 15 मिली। ये पूरा जो आपको मैं छिड़काव का शेड्यूल बता रहा हूँ, ये 15 लीटर के पानी के लिए पूरा इसका प्रमाण दे रहा हूँ। रेज 15 मिली, रिफ्रेश 40 मिली, विम सुपर 30 ग्राम और बेस्ट स्टिकर 5 मिली। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, रेज से क्या होगा, जो कुछ भी ये अल्ली होगी वो यदि पौधे के ऊपर से नीचे जाता है तो ये अल्ली चले जाएगी और उसके अंदर थाइमेथोक्सम होने के कारण आपको महुआ का कंट्रोल मिल जाएगा। बाद में रिफ्रेश जो दिया हुआ है पौधे को बढ़ाने के लिए दिया हुआ है। पौधा जितना जल्दी और सशक्त बनेगा उतना आपको उसकी उपज ज़्यादा आएगी। बाद में विम सुपर जो दिया है, जो रोग बताया मैंने आपको, वो रोगों के रोकने के लिए विम सुपर, और पौधा खड़ा होने से दवाई रुकती नहीं, इसके लिए उसके अंदर बेस्ट स्टिकर डालना जरूरी है। ये आपको 10 से 15 दिन के बाद का पहला फवारा है। दूसरा फवारा 25 से 30 दिन के बाद में दूसरा छिड़काव करना है आपको। उसके अंदर आपको क्या लेना है, पांडा सुपर, झेनॉप, टॉपअप, परिस्पर्श और बेस्ट स्टिकर। अब यहाँ पे फसल बड़ी हो जाती है। अब फसल बड़ी हो जाने के बाद में आपको कुछ गैस पॉइजन बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए पांडा सुपर 30 मिली, उसके बाद में इल्ली को रोकने के लिए झेनॉप 15 मिली, और टॉपअप बोले तो जो कुछ भी प्रॉब्लम ये आया होगा, वातावरण के अंदर गड़बड़ हो गई होगी, उसके लिए आपको यहाँ पे टॉपअप दिया हुआ है। बोले तो एंटी ट्रेस बोलेंगे अपन। और परिस्पर्श बोले तो जो कुछ सूक्ष्म अन्न द्रव्य जो चाहिए उसको, उसके लिए परिस्पर्श
20 ग्राम दिया हुआ है। परिस्पर्श बोले तो महाराष्ट्र ग्रेड 2 का अच्छा खासा हमारा सूक्ष्म अन्न द्रव्य माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलेंगे हम, ये है। और बेस्ट टिगर तो काय के लिए चाहिए वो मैंने आपको ऊपर पहले ही बता दिया। उसके बाद में तीसरा छिड़काव जो करना है 40 से 45 दिन के बाद में ईमान 10 ग्राम प्लस सरेंडर 30 ml प्लस भरारी 8 ml और बेस्ट टिगर 5 मिली। आपको यहाँ पे ये जो छिड़काव है, यह छिड़काव आपको यह अल्ली के लिए करना है। कौन सी? अमेरिकन लक्ष्यरी अल्ली, स्पोडोप्टेरा फ्यूगिफार बोल लेते हैं इसको, अमेरिकन फॉलवर्म बोलते हैं। इसके लिए आपको ईमान और सरेंडर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन इसलिए देना है आपको कि यदि वो दिखती है तो इमीडिएट सरेंडर से मर जाएगी, और बाद में यदि आती है ऊपर तो वो ईमान से जाएगी। भरारी इसलिए देना है कि भुट्टा अच्छे से भरना चाहिए। भरारी में क्या है, उसके अंदर के दाने जो है उसको अच्छी भरन चाहिए, इसलिए आपको वहाँ पे भरारी दिया गया है। स्टिकर का आपको मैंने बताया, स्टिकर इसको ज़रूरी है। ये आपको मैंने पूरा छिड़काव का शेड्यूल बताया। अब मक्का की आपको कटाई करनी है, मंडाई करनी है और भंडारण करने का है। कटाई बोले तो काटना है, मंडाई बोले तो उसको मशीन में से निकालना है और रखना है। कटाई जब की करनी चाहिए जब मक्का पर कोट पीले सफ़ेद रंग के हो और दाने सख्त हो। जो मक्के का भुट्टा होता है वो, और ऊपर का जो उसका तूरा होता है वो सूख जाना चाहिए बराबर, और उसका कोट जो है ऊपर का, ऊपर की जो उसकी पत्तियां होती है भुट्टे के ऊपर की, वो पूरी पीली या तो सफ़ेद रंग की होगी। कई इसमें पीली होती है, कई ऐसी होगी। और उसके यदि आप छील के देखते हैं और दाना सख्त होता है तो आप कटाई कर सकते हैं। उसके लिए बिना प्लेट काटे सबसे पहले भुट्टा को छील लेना चाहिए। काटने के पहले मैंने जो पहले ही बता दिया आपको, भुट्टे को छीलो, भुट्टे के 2 से 3 दाने धूप में अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए दिन तक। इसके बाद मक्के से गुठली निकालने के लिए मक्के के थ्रेशर मशीन का इस्तेमाल करो। भुट्टे को अच्छा छील लेना चाहिए। भुट्टों को 2 से 3 दिन तक आप काटने के बाद में क्या करने का है, मक्का काट लिया, भुट्टे निकाल लो और भुट्टे को धूप में अच्छे से सुखाओ। अच्छे से सुखाने के बाद में उसके बाद में आपको उसको थ्रेशर मशीन में से निकालना है। यदि आप 2 से 3 दिन यदि सुखाते हैं तो मशीन में से फूट टूट या होना चाहिए नहीं, आपका नुकसान होगा नहीं। मक्के की कटाई फसल की पूरी पकने से पहले की जा सकती है, यानी जब अनाज में नमी की मात्रा 20 से 25 होनी चाहिए। और कटाई के चरण में फसल की पूरी तरह से पकने के 10 से 15 दिन पहले हो सकती है। यदि आपका फसल तैयार हो गया तो आप पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। और पकने के बाद में 10-15 दिन के बाद में भी आपको फसल को निकालना चाहिए। बहुत जगह पे क्या होता है, वो अच्छा है, काश्तकार लोग क्या करते हैं, जब उनको टाइम मिलेगा, फुर्सत मिलेगी, उस टाइम में आप मक्के को थ्रेशिंग कर सकते हैं। नहीं तो पहले क्या करते हैं, भुट्टे निकाल लेते हैं, उसका पूरा धूप में सुखाते हैं, पूरा उसका हीप लगा लेते हैं, और जिस दिन उनको फुर्सत रहेगी उस दिन आप उसको थ्रेशिंग से निकाल लेते हैं। बोले तो इमरजेंसी नहीं है कि भाई अभी निकाला अभी निकालो, ऐसा नहीं। उसको आराम से आप 10 से 15 दिन तक हो सकता है, कोई अड़चन नहीं उसके अंदर। बाद में क्या है, कमियां आ सकती है, लेकिन अनाज को अच्छी तरह से सुखाना पड़ता है। साथ ही इस प्रकार के कटाई के कारण हरी पत्तियों का उपयोग पशुओं को खिलाने के लिए किया जा सकता है। यदि आप उसकी फसल बन गई, भुट्टे के ऊपर के जो छिलके हैं वो सफ़ेद पीले हो गए, निकालने के बाद में आपको दाने में अच्छी ये दिखती है टनकपना या कड़कपना जो मिलता है, अपन थोड़ी सी नमी होती है, नमी रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि पौधा हरा है तो उसी टाइम आप भुट्टे को निकाल लीजिए, और वो जो खड़े पौधे हैं वो आपको पशुओं को खिलाने के लिए काम आ सकते हैं। थ्रेशिंग के बाद मक्के के दाने की नमी की मात्रा 10 से 15% रह जाती है।
पूरा 100% मक्का सूखता नहीं, या कोई भी अनाज हो उसके अंदर नमी थोड़ी सी रहती है। कटी हुई मक्का अच्छी तरह से धूप में सुखा, ताकि भंडारण के दौरान उसके अंदर कीड़ न हो। मक्का थ्रेशिंग में से निकलने के बाद में उसको अच्छी तरह से धूप में सुखाओ। सुखाना क्यों पड़ता है? यदि नहीं सुखाओगे और मक्का यदि आप वैसी की वैसी यदि भंडारण करोगे तो उसके अंदर कीड़ लग जाएगी, फिर कीड़ लगने में बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए पहले उसको अच्छे से सुखाइए और उसके बाद में उसका भंडारण कीजिए। अब ये मैंने आपको जो मक्के के फसल के लिए जो चीज़ चाहिए आपको पहले बताया कि किस्म क्या चाहिए, उसकी ज़मीन, उसकी मशागत, उसका रोपन, उसकी बुआई, उसका खाद, उसके बाद में उसकी जो कुछ कीड़ और रोगों की आपको मालूमात दी गई है, उसके बाद में उसका स्प्रेइंग दिया गया है, और उसके बाद में उसको काटना कैसा है, उसका थ्रेशिंग कैसा करना है और भंडारण कैसा करना है ये बताया है। ये आप यदि पूरा इस तरफ से करते हैं मैंने जो बताया है, तो आपको उपज के अंदर अच्छी मकई की उपज आ सकती है। यदि आपको ये वीडियो में कुछ भी अड़चन लगी या कुछ आपको लगता है कि भाई मेरे को समझ में नहीं आया, तो हमारा एक नंबर है 8888 16 78 88। ये फ़ोन के ऊपर आप कभी भी हमको फ़ोन कर सकते हो और हमारे से इसकी आप मालूमात ले सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार।